बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 38 लेके आ रहे हैं MTH 501 का। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल जो है उस पर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जो है आपके इम्पोर्टेंट्स वीडियो जो कि क्यूज़ के हिसाब से हो सकती हैं और जो आपके जो पेपर्स होंगे उनकी जो वीडियोस हैं सॉल्व की, वो आप लोगों को मिल सकें। तो लेक्चर हमारे पास इनर प्रोडक्ट है जी। आए हम इनर प्रोडक्ट को देखते हैं कि व्हाट इज़ द इनर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टॉपिक को वैसे कहीं फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मीन होता है कि आपका जब दो वेक्टर मल्टीपल होने के बाद आंसर आपका स्केलर में आ जाए, ठीक है, यानी कि उसके साथ आई जे के वगैरह ख़त्म हो जाए, तो इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, और हम इसका अगर तीसरा नाम लूँ तो इनर प्रोडक्ट, जो कि हमारा टॉपिक है, राइट। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं उनका भी बता देता हूँ कि उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब दो वेक्टर मल्टीपल होते हैं तो वेक्टर मल्टीपल होने के बाद भी वो वेक्टर ही रहता है, स्केलर नहीं बनता, ठीक है। उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं इनर प्रोडक्ट। तो इसमें उसने ये कहा है कि लाइक अगर आपके पास u एंड v, अगर हम दो वेक्टर लें किसी आर एन वेक्टर में से, तो u एंड v जिसमें n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ut इज आ 1 क्रॉस n मैट्रिक्स, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ। अब स्टूडेंट, उसने ये स्टेटमेंट जो लाइन बोली है ये किस तरह से बोली है, एक उसने n क्रॉस 1, ठीक है, और 1 क्रॉस n, इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि n क्रॉस 1 मीन ये उसका ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर हमें ये बताता है कि इस कॉलम के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 1, ठीक है, और इसके मैं लिए लिख दूँ 1 और 2। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। इस मैट्रिक्स की अगर बात करूँ तो 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, 2 बाय 2 क्रॉस 2 बनना था। तो इस वाले का जो मतलब था वो यही था कि आपकी रो जितनी मर्जी हो, जाके नज़र आ रहा है आपको, लेकिन कॉलम सिर्फ एक हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है उसने कहा जी 1 क्रॉस n, उसका मतलब ये था कि आपकी रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मल्टीपल उसने कैसे बोल दिया है। देखें, कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मतलब है इसका? देखें, अगर मैं इनको आपस में मल्टीपल करूं तो ये मल्टीपल हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें मौजूद जो नंबर ऑफ कॉलम ए के हैं, ए वाले से कॉलम देखने होते हैं और बी वाले से रो देखनी होती हैं, वो बराबर होंगी तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करेगी, वरना आप मल्टीपल नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि कॉलम फर्स्ट के और सेकंड की रो अगर इक्वल होंगे तो ही आप मल्टीपल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं देखूं तो उसने जब लिखा था n क्रॉस 1, फिर वो मल्टीपल करने के लिए क्या कह रहा है जी, 1 क्रॉस n, सही है। तो 1 क्रॉस n। अब देखें, अगर मैं इसके कॉलम की बात करूं और इसकी रो की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी वजह से वो कह रहा है कि इनको सेम बनाना ज़रूरी था कि वो 1 1 हो, n से मुराद जितने मर्जी हो, लेकिन कॉलम और रो का इक्वल होना ज़रूरी था, तभी हम उसे मल्टीपल कर सकते हैं। तो यही मकसद था इसका यहाँ पे बताने का। अच्छा, देन प्रोडक्ट उसने कहा जी यू ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब क्या है? अगर मैं रॉ को कॉलम में चेंज कर दूं तो इसका ये वाला बन जाना था, तो वो उसने ट्रांसपोज का नाम दे दिया, तब भी वही बात है, ठीक है। तो उनका जब मल्टीपल होगा तो वो 1 क्रॉस 1 में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। जब हम उसका ट्रांसपोज की बात करेंगे तो इट्स मीन कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास ये बन जाएगा 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1। तो फिर ये देखें, ये बराबर हो जाएंगे और आपका रिजल्ट इसकी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जो साइडों वाले होते हैं ना, मतलब कि फर्स्ट की रो और लास्ट का कॉलम, वो आपकी शेप होती है आपके आंसर की, जो आपका मल्टीपल होने के बाद आना है। तो हम आते हैं जी अपने दो अपने की तरफ।
तो इसमें उसने कहा जी u इज इक्वल टू हमारे पास u1 u2 एंड अप टू सो वन वी इनके कुछ दिए हुए हैं। तो इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों को मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करने का क्या प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स, इसने इसके साथ मल्टीपल होना है, इसने इसके साथ मल्टीपल होना है एंड अप टू सो वन, यहाँ पे लिखते जाएंगे ऐड की फॉर्म में। आइए हम एग्जाम्पल करते हैं जी। एग्जाम्पल में उसने कहा जी कि u डॉट वी एंड v डॉट u, यानी आपने क्या करना है, आपने कंप्यूट करना है इन दोनों को, ठीक है। तो मैंने u भी हमारे पास है और v भी हमारे पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम u डॉट वी ठीक है, जब हम u डॉट वी मीन कि अगर हम दोनों को मल्टीपल करें तो वो मल्टीपल नहीं हो सकते। हमें क्या करना है, हमने u का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जो आपका रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है वो रॉ में चेंज हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल होने के बाद हमें पता है कि इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ, फिर ऐड करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर वी यू की बात करूँगा तो वी का ट्रांसपोज यू होगा, राइट। जब वी का ट्रांसपोज लूँगा तो वो कॉलम रॉ बन जाएगा, फिर मल्टीपल होगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ थ्योरम पे। तो स्टूडेंट हमें थ्योरम के बारे में अगर देखूँ तो ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट यानी इनर प्रोडक्ट जो है ना, ये हमारे पास एक तो कम्यूटेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे लिख सकते हैं u डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट यू। एसोसिएटिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करते हैं, यानी u प्लस वी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू और वी डॉट डब्ल्यू का सम। तो ये एसोसिएटिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो वो आगे पीछे हो सकती है, डोंट वरी, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। और इनका आंसर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। हाँ, जीरो तब होगा, यू डॉट यू का आंसर जीरो कब होगा, जब आपका यू जीरो होगा, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा जीरो से इक्वल या बड़ा होता है, राइट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है लेंथ और नॉर्म। तो स्टूडेंट्स लेंथ और नॉर्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके पास मॉडल होते हैं कि आपने लेंथ यानी कि नॉर्म जिसका दूसरा नाम है फाइंड करनी होती है। तो आपने क्या लेना है, उनका मैग्नीट्यूड की तरह आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना होता है। आपने उनके कंपोनेंट का स्क्वायर और ऐड करना होता है, जस्ट आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है और ये चीज़ आपके एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन गौर से देखिएगा कि सी एब्सोल्यूट वैल्यू है और वी नॉर्म है। सी वी का नॉर्म इज इक्वल टू एब्सोल्यूट सी और नॉर्म वी, यानी सी के इर्द गिर्द सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन है और वी के इर्द गिर्द डबल लाइन है। डबल लाइन को हम नॉर्म बोलते हैं, लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर की डिफाइन आपने स्टूडेंट्स पहले कुछ इस तरह से की होगी कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है, या फिर वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल इस तरह से मिलेगा कि यू नॉर्म जो है इज इक्वल टू 1 ओवर उसका मैग्नीट्यूड है और साथ में हमने नॉर्म की वैल्यू लेनी है और आंसर हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। हम इसका क्वेश्चन भी करते हैं, डेफिनेशन में भी उसने यही कहा है कि जब हम कोई भी यूनिट वेक्टर क्रिएट करते हैं किसी भी, मतलब अगर आपने u को क्रिएट करना है v से, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो u है उसकी डायरेक्शन भी से होगी जिस तरह से v से है, और ये हमारे पास उसका नॉर्मलाइज वेक्टर भी होता है। आइए हम एग्जांपल को देखते हैं कि अगर हमें v जो है 1 2 2 0 इन R4 दिया हुआ है तो फाइंड द यूनिट वेक्टर u इन द सेम डायरेक्शन एज v। आपने क्या करना है, आपने हर कंपोनेंट का अलग अलग से स्केयर लेना है, स्केयर लेके आपने ऐड करना है, उसके ऊपर जजर है। तो ये देखें सम किया 9 पे लिया तो वो 3 आ गया, तो ये आपने नॉर्म फाइंड कर लिया है, ठीक है। चूँकि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो मुकम्मल फार्मूले की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। नॉर्म के साथ उसका वेक्टर भी होता है, तो वेक्टर में जो है वो हमारे पास उसकी इसका हमारे पास ट्रांसपोज होता है जो 1 2 2 0 है, तो वो देखें वही हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे साथ लिख दिया गया है जी। आप देख सकते हैं ये आपके पास v आ जाता है और ये आपके पास जो है आपने अभी जो मैग्नीट्यूड निकाला था 3 उसका आंसर आ जाता है। फिर मैं हर एक के बटे में 3 को कर दूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये मेरे पास फाइनल आंसर है और अगर मैंने ये चेक करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगा, क्योंकि हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर की डिफाइन ये होती है कि हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड लूँ यानी कि हर एक अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर लेके ऐड करूँ जजर के अंदर, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं उसने सॉल्व किया है, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस की चीज़, तो आंसर 1 आ रहा है। इट्स मीन दैट कि आपका जो आंसर था वो करेक्ट था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 आ जाती है कि लेट W बी द सब स्पेस ऑफ R स्क्वायर स्पेन बाय 2 by 3 1 फाइंड द यूनिट वेक्टर्स दैट द बेसिस फॉर
डब्ल्यू। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमारे पास उसने कह दिया कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है। गौर से सुनिएगा, सब स्पेस किसका है, आर स्केयर का, यानी कि हमारे पास जिसमें दो वेक्टर होंगे बाय एक्स, एक्स का पेयर दे दिया है, तो आपने यूनिट वेक्टर बाय जी फाइंड आउट करना है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करते थे, इसी तरह से यूनिट वेक्टर जी है तो आप इसे बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इसका स्पेन बनाना है, ठीक है, जिसके उसने डायरेक्ट बना दिया है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 2 वाओ 3। तो ये किस तरह से आया है, उसने लिखा है जी w इज द कंसिस्टेंट फॉर ऑल द मल्टीपल, ठीक है, any non-zero vector basis for w, so simplify the calculation and scale to estimate the fraction, eliminate the friction, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पास जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन को जो बटे में है आपने उसके साथ मल्टीपल करना होता है। यहाँ पे बटे में 3 था तो 2/3 से जब मल्टीपल करेंगे तो वो 2 रह जाएगा, देन 1 जो है जब उससे मल्टीपल होगा तो वो हमारे पास 3 बन जाएगा। तो 2/3 बेसिकली हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाता है, और मैं आपको सिंपली बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने अगर इसका यूनिट वेक्टर लेना है तो मैंने पहले इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग कंपोनेंट का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, फिर मैं उनको ऐड करके स्केयर ऊपर जजर लगाऊंगा जो कि आंसर 13 बन रहा है। फिर मैं ऐसे ही वेक्टर के हर एक के साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपको पता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जैसा कि हमने ऊपर वाले में हर एक के बटे में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी 2/13 का स्केयर रूट और 3/13 का स्केयर रूट, तो दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जी ऑफ अ सब स्पेस ऑफ आर स्केयर का, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये उसने उसकी डायग्राम दे दी है। नेक्स्ट उसने हमारे पास एक डेफिनेशन दी हुई है कि फॉर यू एंड वी द वेक्टर इन आर एन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी रिटर्न एज द डिस्टेंट। हाँ जी, अब डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर दो वेक्टर हैं लाइक यू एंड वी है, आप दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और उनका मॉड ले लें, आप उनका मॉड ले लें, ठीक है, तो आप उसका डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं। लाइक उसने यहाँ पे यू एंड वी दो वेक्टर दिए हैं, आप इन दोनों वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, तो देखें ये यू वेक्टर को हम पहले क्या लिखते होते हैं, उनके ट्रांसपोज, ये मतलब होता है कि ये वेक्टर जो है ना हम उसको इस फॉर्म में लिखते होते हैं 7/1 कॉलम की फॉर्म में, जैसे हम रो कॉलम समझ लें आप, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया जी, 7 से 3 निकालेंगे 4, 1 - 2 -1। फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो वेक्टर बन गया u - v, आपने उसका मॉड ले लेना है, 4 का स्केयर -1 का स्केयर, 4 16, 1 1 17, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इस वेक्टर का डिस्टेंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका वही आपके पास आ जाता है जी, जो अभी हम बता चुके थे कि अगर दो वेक्टर हों उनका जो डिफरेंस होता है, हम जो है उनको फिर क्या करते हैं, ऐड करके हम हमारे पास वो इक्वल टू टोटल यू का वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आपके पास एक यू वेक्टर हो एक वी वेक्टर हो, ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखें एक वी वेक्टर का पॉइंट कॉर्नर पे दिया हुआ है और एक यू वेक्टर का दिया हुआ है, और अगर आप इनके डायरेक्शन देखें तो अपोजिटली होने की वजह से यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों, यहाँ पे फिर वही चीज़ है, तो आपने क्या करना है, 2 हों 3 हों जितने भी हों, आपने हर एक कंपोनेंट का u1 v1 u2 v2 मतलब सारे आप अलग अलग से जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, स्केयर से ऐड होकर उनका सिंपली जिस तरह से आप मॉड लेते हैं आपने वैसे ही फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आपके पास दो नेक्स्ट जो है ना नया डेफिनेशन शुरू हो रही है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर यू एंड वी हों तो वो ऑर्थोगोनल उस वक्त होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ऑर्थोगोनल दरअसल परपेंडिकुलर को कहते हैं, और यू डॉट डॉट खत्म करें तो कॉज आता है और कॉज 90 पे 0 होता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है इट्स मीन वो परपेंडिकुलर है, यानी वो ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के। और द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी आर एन बिकॉज जीरो का ट्रांसपोज वो 0 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल जो होता है ना वो हर एक वेक्टर के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली आपके जो है एमसीक्यूज के हैं। नेक्स्ट पैथागोरस थ्योरम को भी आप जानते हैं, हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट क्या होते हैं, तो कंप्लीमेंट मीन होता है कि आपके पास जो वेक्टर है आपने उसका परपेंडिकुलर ढूंढना है, यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर मौजूद है तो आपने उसी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स सी अगर मैं कहूँ कि z अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल है w तक, तो w को हम ऑर्थोगोनल उस वक्त कंप्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल उस वक्त बोलेंगे जब हम w के ऊपर उल्टा t लिख देंगे। उल्टा t मीन कि ये परपेंडिकुलर ऑफ w, ठीक है, तो हम w को इसका ऑर्थोगोनल कहते हैं।
लेट्स सी उसने एग्जांपल नंबर 6 में बोला है कि लेट W बी द प्लेन थ्रू द ओरिजिन इन R3 एंड लेट R बी द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू W if the Z and W are the non-zero. So Z is on L and W is on W. The line segment 0 to Z is a perpendicular line 0 to W that the 0 dot W is 0. स्टूडेंट अगर वो चीज़ उसके और दोबारा वो उसी चीज़ के आ जाए तो डिस्टेंस तो ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर में हो सकता है कि अगर वो चीज़ उसके और वो दोबारा उसके, तो वो चीज़ें परपेंडिकुलर होने से वहाँ पे तो आ जाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाजमन होती हैं। मैं आपको ना इसके रिमार्क्स और इसके थ्योरम से बताता हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारे पास रिमार्क्स है इसका वो भी ये बताता है हमें कि अगर हमारे पास कोई दो फैक्ट्स हों अबाउट आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ W विद W स्पेस के, तो हमने यहाँ पे यही कहना है कि वेक्टर x इन अ W कंप्लीमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, जब x का ऑर्थोगोनल एवरी वेक्टर के अंदर मौजूद होगा उस स्पेस के। मतलब ये नहीं है कि उस W में मौजूद x का कोई एक आधा ही सेट उसके ऑर्थोगोनल होगा तो बोल देंगे, नहीं, उसका एवरी वेक्टर जो है उस W का क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, किसका, उस स्पेस का। तो फिर ही हम बोलेंगे कि W पर ऑर्थोगोनल है उस वेक्टर का, ठीक है। तो वो सब स्पेस भी होता है, बिल्कुल होता है जी। नेक्स्ट आपने एक थ्योरम याद रखना है जी कि लेट ए, अगर आपके पास M क्रॉस N का एक मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ रो, तो इसको आप ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑर्थोगोनल ऑफ कंप्लीमेंट रो मीन क्या होता है कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट रो मीन मतलब होता है कि आपके पास ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर ऑफ अ रो इज इक्वल टू अ नल स्पेस ऑफ ए। ये पहली बात हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि द ऑर्थोगोनल ऑफ अ कॉलम कंप्लीमेंट ऑफ अ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज़ अ नल स्पेस ऑफ अ ए का ट्रांसपोज। तो ये आपने थ्योरम जहन में रखना है कि जो रो का होगा वो सिंपली होगा, जो कॉलम के कंप्लीमेंट का होगा वो आपके नल का भी ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एंगल पे कि आर स्क्वायर एंड आर क्यूब एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं जी हम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम एंगल पे आ जाते हैं। तो उसने कहा जी अगर हमारे पास यू एंड व्यू दो नॉन जीरो वेक्टर हों आर स्क्वायर एंड आर थ्री, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपके पास अगर एक यू वेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक वी वेक्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका यू है, सॉरी वी है, ये आपका यू है, तो ये आपका यू माइनस वी है। और आपने अगर एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल की बहुत बात कर रहा है। इसका वही फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ जी कि अगर आपने दो वेक्टर के दरमियान में एंगल को फाइंड करना होगा तो आपका फार्मूला होता है जी ये वाला, कॉस थीटा बेसिकली होता है जी यू डॉट यू इज इक्वल टू वी का मॉड यू का मॉड कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट खत्म करेंगे तो यू वी कॉज ऑफ थीटा आना था, तो कॉस थीटा अगर निकालना है तो ये वाले मॉड इनके बटे में चले जाएंगे, यू डॉट वी और यू मॉड वी मॉड। तो आपने पहले यू का मॉड भी निकाल लेना है, वी का मॉड भी निकाल लेना है, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालना है। फिर आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं कि आपने वन को अलग अलग से मल्टीपल करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर तमाम को ऐड करके आपका आंसर जो भी आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है तो वो आपने ले लेना है। बाद में 5 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट बटे में दोनों को मल्टीपल करेंगे, 6 का जो है 30 स्क्वायर रूट आ जाता है, फिर कॉस इन्वर्स करेंगे तो आपके पास 79.48 डिग्री आ जाता है आपका फाइनल आंसर। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आज का लेसन। ऑल द बेस्ट।